किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सघन बागवानी द्वारा पाएं अधिक उपज। जीरो टिलेज से गेहूं की खेती कर सफल किसान बने श्याम कुमार। और चारा कटाई यंत्र द्वारा पशुपालकों को हुआ काफ़ी फायदा। किसान भाई, सघन बागवानी द्वारा प्रति क्षेत्रफल अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है, जिससे आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंचम कुमार। सघन बागवानी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या लेते हैं और इसमें हम लोग कम क्षेत्रफल में ज़्यादा मुनाफा हम लोग करने की ये पद्धति है। इससे व्यापक लाभ ये है कि कम क्षेत्रफल में हम लोग ज़्यादा पौधे लगाते हैं और सबसे अहम बात ये भी है कि हम लोग अगले साल से ही इसमें हम लोग फलन लेना शुरू कर देते हैं और जहाँ 5 साल हम लोग को शुरू में इंतज़ार करना पड़ता था, वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा इसमें उपज होती है क्योंकि ज़्यादा पेड़ होते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होता है। आज के इस बदलते परिवेश में किसानों का रुझान जीरो टिलेज से गेहूं की खेती की तरफ काफ़ी बढ़ा है। आज कई किसान इस यंत्र द्वारा गेहूं की खेती कर लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही एक जहानाबाद ज़िले के बेरथू ग्राम के प्रगतिशील किसान हैं श्याम कुमार। ये जीरो टिलेज से गेहूं की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले जब हम परंपरागत तरीके से गेहूं की फसल लगाते थे तो हमको लगभग 1 एकड़ में 20 मन होता था, लेकिन जीरो टिलेज से जो क्रॉप कटिंग कराई तो उसका दर निकाले और इसका लगभग हमको 32 मन हुआ 1 एकड़ में और 32 मन मेरा ये हुआ और हम इससे इतना खुश हैं कि हम कोई भी फसल अब जीरो टिलेज से ही लगाने का सोचते हैं, चाहे धान हो या चना हो या मसूर हो, कोई भी फसल हो, हम जीरो टिलेज का फ़ायदा से बहुत प्रभावित हैं और हम जीरो टिलेज से ही खेती करना चाहेंगे। इन दिनों कृषि उपकरणों में हस्तचालित चारा कटाई यंत्र पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभदायक यंत्र साबित हो रहा है। इस यंत्र के द्वारा हरा चारा जैसे बरसीम, लोबिया के साथ साथ सूखा चारा भी काफ़ी आसानी से कम समय में सुविधानुसार और एक समान काटा जा सकता है, जिससे आप किसान भाई अपने पशुओं को सुगमतापूर्वक चारा खिला सकते हैं। किसान भाई, मुर्गियों में होने वाले मैरिक्स रोग से बचाव के लिए आप HBT टीका 0.2 का अधोत्वचा मार्ग से 1 दिन के चूजे को देकर इस रोग से बचा सकते हैं। इस रोग के कारण चूजे का लकवाग्रस्त होना, शरीर भार में कमी, शरीर पर गिल्टी और आहार में अरुचि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिन किसान भाइयों ने गर्मा मूंग और उड़द की बुआई नहीं की हो तो वो जल्द ही इसकी बुआई कर लें, क्योंकि अभी उपयुक्त समय है। मूंग के उन्नत प्रभेदों में HUM 16 जिसकी उपज क्षमता 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, वहीं उड़द के प्रभेदों में T9, पंत 19, पंत उड़द 31, उत्तरा और नवीन प्रमुख हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। आइए अब चलते हैं महावीर स्थान फूल मंडी और जानते हैं यहां विभिन्न प्रकार के फूलों के भाव। रजनीगंधा जो है 200 से 300 रुपये 100 चल रहा है और गुलाब जो है 200 रुपये बंडल चल रहा है अभी।
और जयमाला का रेट जो है 300 से लेकर अभी 1000 रुपये पेयर का चल रहा है, जोड़ा का चल रहा है। और गेंदा जो अभी है लोकल गेंदा 150 रुपये कुड़ी चल रहा है, और बाहर का जो गेंदा आ रहा है कलकत्ते से आ रहा है वो गेंदा 200 रुपये से लेकर 300 रुपये कुड़ी तक का है। और बेली जो है लोकल बेली 500-600 रुपये सैकड़ा है, और कलकत्ता की जो बेली है वो 800-1000 रुपये सैकड़ा आ रही है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ आप जुड़े हुए हैं, परंतु आपकी आमदनी में वृद्धि के लिए जो नई संभावनाएं देखी जा रही है वह उद्यानिकी फसलों में ज़्यादा संभव है। उद्यानिकी फसल हमारे प्रदेश के किसानों की रुचि में जुड़ता जा रहा है। वैसे में इन उद्यानिकी फसलों में नई तकनीकों की जानकारी लेकर आज हम उपलब्ध हुए हैं, और विभिन्न प्रकार की नई तकनीक के द्वारा उद्यानिकी फसल के उत्पादन में क्या क्या आप कर सकते हैं, इस विषय पे परिचर्चा में हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। नितेश कुमार राय जो उप निदेशक उद्यान हैं बिहार सरकार में, और मनीष कुमार हैं जो कंसल्टेंट हैं, एक तरीके वो उद्यान की फसलों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हैं किसानों को और प्रशिक्षण भी देते हैं। किसान भाइयों, आज दिन है सोमवार, और आप हमसे ज़्यादा इस बात से अवगत हैं कि आज फ़ोन इन लाइव का दिन है। तो फ़ोन इन लाइव के कार्यक्रम में आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से जुड़ते हैं। हमारा फ़ोन टोल फ्री नंबर है 1800-3456। अपनी समस्याओं के साथ हमसे जुड़े। तब तक मैं आपकी तरफ से कुछ सवाल लेता हूं। नितेश जी, उद्यान की फसलों में तकनीक की बात हो रही है जी। जब जैसे ही तकनीक की बात होती है तो किसान भाई कुछ बड़े स्वरूप की परिकल्पना कर लेते हैं। आज बड़ी छोटी सी बात हम करना चाहते हैं कि उद्यान की फसलों में जहां सबसे पहले शुरुआत होती है नर्सरी की, तो नर्सरी की अवस्था में कौन सी तकनीक होनी चाहिए और उसका कैसे इसमें प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग अपने बच्चे को नर्चर करते हैं, वैसे ही पौधा के लिए भी बीज से या उनके अन्य माध्यमों से पौधा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है, और नर्सरी उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नर्सरी में ये बात रखना ज़रूरी है कि पौधे को खेत में ले जाने से पहले वो सारी प्रक्रियाएं हमको देना ज़रूरी है जिससे वो खेत में इस्टेब्लिश हो सकें। कुछ बातों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, जैसे नर्सरी में पौधे की जड़ की बढ़वार कैसी है, पौधा का ऊपर का स्टॉक कैसा बढ़ रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि जड़ उसकी टेढ़ी बढ़ती है तो वो पौधा आगे के लिए ख़राब होता है। इसके अलावा नर्सरी में हमारा कितनी मात्रा में उसे पानी मिल रही है, वो रेगुलर मिल रही कि नहीं, खाद की मात्रा क्या उसकी है, दवा उसे शुरुआती स्टेज में मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, और जो बीमारियां शुरू के स्टेज में आ रही है जैसे आपका फाइटोप्थेरा की ग्रुप्स की बीमारी है, पीथियम्स की बीमारी है, उनका अगर प्रॉपर इलाज हो जाता है तो वो जा करके हमारे मेन खेत में वो इस्टेब्लिश हो सकती हैं। इसलिए नर्सरी एक ऐसा स्टॉक है हमारा जहां हम विभिन्न प्रकार की उच्च तकनीकों का उपयोग करके पौधे को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इस उच्च तकनीक में हम सेडनेट का भी उपयोग करते हैं, हार्डनिंग उनका करते हैं, ताकि खेत में जो प्रतिकूल परिस्थिति उनको मिलती है उसके लिए वो पहले से तैयार रहते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि मतलब नई तकनीक का मतलब वो उन सारी विधाओं का हम प्रयोग करें जिससे हमारे नर्सरी में पौधे स्वस्थ हों और आगे आने वाले जो भी उनके पेड़ तैयार होते हैं वो ज़्यादा बेहतर हों। अभी एक किसान भाई फ़ोन पे हैं, उनका एक फ़ोन लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी, आप अपना नाम बताएं। अनुज कुमार। अनुज जी, आप अपना प्रश्न बताएं।
मेरा सर 10 को आम का वृक्ष लगा है सर, वो सर वृद्धि नहीं हो रहा है सर, और 6 साल हो गया है सर। क्या क्या लगाए हैं, फिर से एक बार बताएं। आम का सर, आम का पौधा है सर। कितना आम का पौधा लगाए हैं ऐसा जो वृद्धि नहीं कर 10 लगा है सर। 10 पौधा। और कहाँ से लिए हैं इस पौधे को? सबौर एग्रीकल्चर से लिया है सर। सबौर कृषि विश्वविद्यालय से लिए हैं। 10 पौधा है। और कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया है सर, बहुत छोटा छोटा है, बढ़ नहीं रहा है सर। और कौन सी प्रजाति है? सर वो एक है बम्बई है सर, बम्बई 2-4 है सर, और मालदा है सफेद वाला सर। बहुत अच्छा। नितेश जी, इनको क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं इनके वृद्धि कारक के रूप में ज़मीन का लग रहा है, एक बार इनको सॉइल टेस्ट करा लेना चाहिए। कुछ मेन तत्व है जिसकी कमी हो सकती है, साथ में कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। हम लोग पौधे के प्रति उतने सजग नहीं हैं जितना कि हम लोग खेती के प्रति सजग हैं। 2 बार तो हम लोग हर एक पौधा को देते हैं, और ये जो हमारी अभी नई पौधी है इसमें हमको कम से कम 3 बार खाद की मात्रा देनी पड़ेगी। तो पहला ये सॉइल टेस्ट करा लें, कंपोस्ट जितना हो सके उसके जड़ में दे सकें, और पानी की मात्रा रेगुलर कर दें। गर्मी की स्थिति में, बारिश की स्थिति छोड़ के पानी की मात्रा रेगुलर कर दें। इसके अलावा अगर कोई बीमारी इसमें दिख रही हो, इनको हो सकता है वृद्धि कारक में पोटास की कमी शुरुआत में आती है, जिसके चलते पत्ते की वृद्धि नहीं हो पाती है, पत्ता झड़ जाता है, वो एक बीमारी हो सकती है। तो आसपास के केवीके से भी संपर्क कर लें, या ज़रूरत पड़े तो जिला उद्यान कार्यालय से या हम लोग से भी संपर्क कर सकते हैं। मगर ये 3 चीज़ अगर ये देख लें, पहले मिट्टी की जांच करवा लें, कंपोस्ट और पानी दे दें, और जांच करवा करके दवा देने की उसमें आवश्यकता है कि कौन चीज़ की कमी हो पा रही है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी दिख रही है उनकी वहाँ पर। मूल रूप से। और किसान भाइयों, आपको किसी भी जगह पे जब आप खेती कर रहे हैं तो एक बात तो आप तय माने कि आप अपने मिट्टी का स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। मृदा स्वास्थ्य जांच के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी यह संभव है। आपको इससे यह जानकारी जरूर मिलेगी कि किसकी वजह से आपके पौधे स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। मनीष जी, आप खुद से भी इन उद्यान की फसलों की खेती भी करते हैं और किसानों के खेत में भी जाकर उनको इस तरह से प्रशिक्षण देते हैं। तो हम लोग नर्सरी की बात कर रहे हैं। नितेश जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि उसको स्वस्थ रखने की उन तमाम विधाओं के ऊपर हम लोग, तकनीक का मतलब उन विधाओं का समायोजन है। आप जब करते हैं और आपने जब देखा होगा कि पुरानी विधि से कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है? मेरा तो एकदम इसमें सबसे पहला सिद्धांत है, और मैं किसान भाइयों को भी सबसे पहला लाइन यही कहता हूँ कि प्रति बीज एक पौधा। सबसे पहले तो आज जितने बीज का मूल्य बढ़ रहा है, जितने उन्नत किस्म की बीज आ रही है, तो उसमें हम बीज का मूल्य बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रति बीज एक पौधे की बात परिकल्पना करते हैं। पहले का एक तरीका था 2-3 बीज एक जगह पे मिट्टी खोद के डाल दिए, उसमें से एक आध निकला या 2 निकला, फिर बाद में हम लोग उसको हटा लेते हैं कि भाई अब एक ही को हमको आगे रखना है। अब जो बीज का कीमत आ रहा है, कुछ जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसके बीज 10-10, 12-12 रुपए का एक बीज है। तो उस स्थिति में, और उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसके फसल अच्छे आते हैं। अब उस स्थिति में किसान को एक समस्या आती है कि भाई उस तरीके से जो पहले का जो तरीका है, पौराणिक तरीके से हम खेती नहीं कर सकते, एक जगह 30 रुपये का बीज लग जाएगा। तो हम ये बार बार कहते हैं कि अच्छी नर्सरी के लिए आप जब शुरुआत करते हैं, प्रति बीज एक पौधा का उत्पादन करते हैं, और जैसे ही तो आपका सबसे पहला तो आपने अपने खर्चे को ही कम किया। मतलब 2 बीज जहाँ आप डाल रहे थे वहाँ 1 बीज डाल रहे हैं, तो आपने अपने खर्चे को आधे पे ले आया। अब ये आप एक ये बात कर सकते हैं कि आगे अब जो हमने 100% जो बीज का जो हमने अंकुरन लिया, या 100% बीजों से जो हमने पौधा लिया, उसमें मेरा कितना खर्च आ रहा है। तो हम बार बार हम ये कहते हैं किसानों को कि बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं बढ़ता है। पूरे आपका जो नर्सरी आप जो दे रहे हैं उसकी अच्छी देखभाल और एक संरक्षित जगह पे, मैं बार बार इनको ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में बच्चा तभी होता है जो छोटा होता है। 10 तरह की रोग समस्याएं, ठीक उसी तरह पौधे का जो छोटा रूप होता है, जब पौधा बड़ा बीज से बन रहा होता है, सबसे ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप आता है। आप खुले में ढक के पुआल से आप जैसे डाल देते हैं, उसमें से 60-70% तक बीज जो अंकुरित होते हैं लेकिन मर जाते हैं, या उसको कीड़े मार देते हैं, या मृदा जनित रोगों के चलते मर जाते हैं। अब उससे हम 100% बीज में आएंगे तो मेरा पौधा स्वस्थ होगा। तो उसमें हम लोग आजकल प्रति बीज की गिनती के हिसाब से हम लोग कोकोपीट एक आजकल उपयोग में आ रहा है, नारियल का बुरादा, उसके लिए ट्रे भी अब जर्मिनेशन ट्रे आ गया है, उसमें एक एक बीज आप गिनती से डालते हैं। आपको पता है हमने इतने पौधे हमारे खेत में डालने हैं, तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। अब उसका रख रखाव, मतलब सबसे जो तकनीक की बात कही जा रही है उसमें महत्वपूर्ण है कि आप
प्रारंभिक दौर में लागत कम कैसे करेंगे और कैसे बेहतर से बेहतर बीज से पौधा तैयार करें जो आने वाले समय में आपके फसल की बेहतर स्वरूप दिखे। किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि नर्सरी के बाद जब हम मुख्य खेत में अपने पौधे को ले जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अभी हम लोग चर्चा किए कि नर्सरी में कैसे पौधे को तैयार करते हैं। मनीष जी, उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है कि पौधे को जब नर्सरी से हम मेन खेत में ले जाते हैं तब क्या करना चाहिए। इस चर्चा के पहले एक किसान भाई फ़ोन पे जुड़े हैं, उनका एक प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी, आप अपना नाम बताएं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ, नाम चंदन कुमार है। चंदन जी कहाँ से बोल रहे हैं? चंदन कुमार नाम हुआ सर। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें तो आप हमारी आवाज को। हम भागलपुर से बोल रहे हैं सर। जी, आप अपना प्रश्न बताएं। आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ, प्रश्न यही था सर कि हमारा 4-5 पेड़ आम का पेड़ है। हेलो। जी जी जी, 4-5 आम का पेड़ है। हाँ, तो उसमें जो है ना सर, फल लगने के बाद। हाँ बोलिए, आप अपना प्रश्न पूरा कीजिए। फल लगने के बाद? हाँ, तो जब फल पकता है ना सर पेड़ में। हाँ हाँ। तो उसके बाद जब फल गिरने का समय आता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है सर। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें नितेश जी, इनका फल लगता है लेकिन गिरने के समय उसमें कीड़ा लग जाता है, तो वो फ्लाई का इफेक्ट है। तो उसी का निदान बताएं सर, ये देर पिछले साल से ऐसा हो रहा था। जी ठीक है चंदन जी। आपके सवाल से ये स्पष्ट हो रहा है कि शुरुआती स्टेज में तो आप दवा का उपयोग कर रहे हैं जिससे आपका फल की सेटिंग अच्छी है, मगर बाद के स्टेज में आपके आम के बगीचे में एक दवा का उपयोग करना पड़ेगा। एक कोई भी दवा वैसा जो आपका गैसियस फॉर्म में हो, जैसे DDVP है, न्यूवॉन है। आपके यहाँ फ्लाई का इफेक्ट्स हो रहा है जो आपके आम को पंक्चर करके उसके अंदर में लार्वा छोड़ दे रहा है। जो आपका एक छोड़ दे रहा है वो लार्वा का स्टेज बन करके वो कीड़ा बन जा रहा है। तो आप गैसियस दवा के रूप में जो आपका ये हमने बताया DDVP है, न्यूवॉन है, सुक्लोर है, इस तरह की दवा मार्केट में आती है जो गैस बना करके ऊपर की ओर बढ़ती है और आपका आम के ऊपर के हर एक पत्ते तक जाएगी। आपके पत्ते पर कॉलोनी बन रहा है फ्लाइज का, जो वहाँ पर टिक रही हैं, आपके आम के अंदर वो अंडा डाल रही हैं। सफेद मक्खी के रूप में हमारे किसान भाई ज़्यादातर इसको जानते हैं। आम लगने के बाद अप्रैल का महीना जो आपका होगा मेनली, इस अप्रैल के महीने में 1 से 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर आप दवा का उपयोग करिए, ये समस्या का निजात हो जाएगा आपका। चलिए मनीष जी, जब हम चर्चा कर रहे थे अभी कि अगर फसल को हम नर्सरी से मेन खेत में ले जा रहे हैं
तब उस समय जो इतनी सारी तकनीकों के प्रयोग से जब हम तैयार करते हैं, तो जब उसको नए खेत में ले जाते हैं तब क्या संभावना होती है कि वो नए वातावरण को कितना एक्सेप्ट करता है या कितना नुकसान हो सकता है उसको? ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। इसमें ये बात एकदम से मान लेना है कि पौधे को जब हम लोग पहले जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं, जो आप की पौधशाला में नई तकनीक लाना है, तो हम पौधे को जड़ और उसके मीडिया के साथ, जिस चीज़ में वो पैदा हुआ है, हम उसके साथ ही उसको खेत तक ले जाते हैं। जैसे आज तक जैसे गोभी का कोई भी किसान गोभी का बिचरा डालता है, टमाटर का डालता है, तो उसके बाद उसको पिक आउट करता है, उसको बाहर निकाल लेता है, तो उसके सारे रूट्स हेयर जो नुकसान में आ जाते हैं, मिट्टी को गीला करके वो एक साथ सारे पौधों को निकाल लेता है। जड़ें बिल्कुल जड़ें टूट जाती है, टूटती है, उसके बाद नुकसान होता है। टूटने के बाद उसमें और बहुत सारी रोगों की, मतलब जो कम से कम फंगस का तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ता है। फिर उसको ले जा करके सीधे एक नए पीएच की व्यवस्था में, जहाँ के मिट्टी का पीएच अलग है, माहौल अलग है, वातावरण अलग है, खुला या जिस स्थिति में है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मरने की संभावना होती है। हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पौधा अपने पूर्व के जहाँ से वो बीज से अंकुरित होकर पौधा के रूप में है, उस पूरे अवस्था के साथ ही मिट्टी में ले जाते हैं, और जब मिट्टी में हम उसको लगाते हैं तब वो उनके नए जड़ जो निकलना शुरू होते हैं और उनको जो नया वातावरण मिलता है, तो अब वो अपने धीरे धीरे उस पोषण व्यवस्था को और अपने उस वहाँ के जो सामान्य जो मिट्टी की अवस्था है उसको समझ के फिर अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन हम उसको उस स्थिति में लेके जाते हैं जब वो इतना मजबूत रहता है कि वो अपने अगल बगल अचानक उसके ऊपर कोई व्याधियों का या कोई और चीज़ों का समस्या हो तो उसको अपने आप को लड़ने के लिए तैयार रखता है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता एक तरीके से बड़ी रहती है, उतना आसानी से नहीं बढ़ पाता। नितेश जी, जब ये सारी व्यवस्था हम करते हैं जी। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह समझने का कि इन विधाओं से तैयार नर्सरी और जो सामान्य रूप से ऐसे हमारे गांव में करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। अभी एक वक्त हो चला है सूचनात्मक अंतराल का। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं उद्यानिकी फसलों में उपयोगी नई तकनीक की, और अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे शायद संपर्क में है, तो उनका फ़ोन लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा दीपक कुमार हुआ। दीपक कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से। आप अपना प्रश्न बताएं दीपक जी। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है सर कि मतलब घर के पीछे पपीता का पेड़ जम गया है। पपीता का पेड़ अपने आप से जम गया है, जन्म मतलब हो गया? हाँ। तो सर वो सर वहाँ पे सर वहाँ मिट्टी नहीं है सर, वहाँ पे पत्थर होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर मैं चाहता हूँ सर वहाँ मिट्टी डाल दूँ या सर वैसे ही छोड़ दूँ सर?
बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी। इनका अकस्मात पपीता निकल गया है। अकस्मात पपीता नहीं मतलब निकला है। वहाँ पे इन्होंने जो पपीता खाया था उसका जो बाहरी तो गूदा, अंदर का जो गूदा था, बीज के साथ उन्होंने फेंका है। अनुकूल वातावरण, अनुकूल तापमान मिला है, पानी अभी जो हुई है तो उनके नए पौधे आ गए हैं। तो पपीता में एक चीज़ हमेशा मान्य है दीपक जी कि इस बात को रखिए कि पपीता अपने जगह पे जब उसका पौधा होता है तो उसको हमेशा स्थानांतरित करना होता है 2, 3, 4, 5 महीने तक। जितनी बार उसको अपने जगह से बदलते रहेंगे आपका पौधा उतना मजबूत होगा और उसको कम ऊंचाई में ज़्यादा फल आने की संभावना है। तो अगर आपको याद है कि किस जाति का आपने पपीता खाया था तो आप उसको वहाँ से पहले हटाएं, उसको छोटे छोटे पॉलीथीन्स में कंपोस्ट मिट्टी और सामान्य जो अगल बगल की मिट्टी है और कंपोस्ट के साथ मिलाकर उस सारे पौधों को उसमें आप अपना एक नर्सरी छोटा सा बना लें। उसको मतलब पूरे दिन में एक बार, और जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तो पूरे 2 दिन पे एक बार पानी दें और उसको बड़ा करें, फिर उसको मिट्टी में लगाएं। आपका अगर अच्छे जाति का होगा और बीज से आगे बढ़ने वाला होगा तो अच्छे पपीते बेहतर हो जाएगा। नितेश जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे उन नर्सरी जो नई विधाओं से होती है और सामान्य होती है, दोनों में क्या मुख्य अंतर, समय के बहुत करीब हैं हम लोग, तो मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होता है? बेसिक चीज़ है कि पौधा जो आम का जैसे पौधा है, फलदार पौधा है, जितना बड़ा हमारा ऊपर जाता है उतना ही हमारा नीचे जाता है। हम लोग जो मार्केट से पौधा खरीदते हैं ये सोचते हुए कि बहुत अच्छा हाइट है, पर ध्यान रखते हैं कि जड़ का पोर्शन बहुत छोटा होता है, जिसके चलते इस्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पौधा जो हो उसकी जड़ की लंबाई भी अच्छी हो, जड़ काटा हुआ ना हो। जब हम लोग वैसे ही नर्सरी से लेते हैं तो उसका जड़ काट करके दिया जाता है। जब हम लोग नर्सरी में तैयार करते हैं तो रूट स्टॉक उसका अच्छा होता है। प्लास्टिक में तैयार होने के चलते रूट स्टॉक बंधा हुआ तो होता है, मगर रहता है जो फील्ड में जाकर के अच्छा हो जाता है। इसके अलावा वहाँ ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में दिया जाता है, जिसके देने से पौधे की बढ़वार और उसकी उत्पादकता का बैलेंस बना रहता है और फील्ड में जाने पर वो बैलेंस हो जाता है। कुछ बातें जो मेन चीज़ ध्यान की होती है, उनके बढ़वार के समय उनकी पानी की मात्रा, उनका नाइट्रोजन और उनके फॉस्फोरस का बैलेंस होता है। फॉस्फोरस के बैलेंस के चलते रूट स्टॉक अच्छा होता है, पोटेशियम बैलेंस के चलते पत्ता हमारा अच्छा होता है। तो जब हम प्रॉपर नर्सरी में इस प्रक्रियाओं करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग अच्छा रहता है, प्रॉपर पोषक तत्व देते हैं, तो इस वजह से भी हमारे पौधे बेहतर होते हैं। किसान भाइयों, उद्यानिकी फसलों में इस तरह की बहुत सारी नई तकनीकों के होने से आपके बेहतर उत्पादन की संभावना होती है। आप हमें पत्र लिखें। आप इसके अलावा भी, उद्यानिकी फसलों के अलावा भी खेती से जुड़ी किसी भी प्रकार की नई तकनीकों की जानकारी चाहते हैं तो आप कृषि दर्शन को पत्र लिखें। कृषि दर्शन का पता आपके पास होगा। हमें इंतज़ार रहेगा। आपके पत्रों के माध्यम से हम कार्यक्रमों में बदलाव ला सकते हैं और नई जानकारी नए विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए आज के लिए। नितेश जी और मनीष जी, आप लोग आए और नई बातें, नई सारी जानकारी नर्सरी से संबंधित विशेषकर जो दी, तो हमको लगता है किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे और नर्सरी में मतलब थोड़ी गंभीरता वो बरतेंगे। नर्सरी में गंभीरता बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए इसके लिए आपका